हाय एवरीवन। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल लंग कैंसर, जिसे हम फेफड़ों का कैंसर बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन बहुत से लोगों का मिथ है कि ये सिर्फ उन्हीं को होता है जो स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी लेते हैं, सिगरेट लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि आजकल फीमेल्स में भी बहुत ज़्यादा लंग कैंसर है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि फीमेल्स तो इतना ज़्यादा स्मोकिंग नहीं करती हैं। क्यों हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इम्यूनोथेरेपी कितनी कारगर है? हर कोई आजकल इम्यूनोथेरेपी बात कर रहा है। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस पर डिस्कस करने के लिए आज मैंने हमारे साथ एक बहुत ही रिनाउंड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को इनवाइट किया है, जिनके साथ मैंने अपने ऑलरेडी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव डिटेल्ड वीडियोस इम्यूनोथेरेपी पे, फैक्ट एंड दी मिथ पर बनाए हुए हैं। एंड हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, जिसे लिवर कैंसर कहते हैं, लिवर कैंसर भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, उस पर भी एक मैंने अपना वीडियो बनाया हुआ है। आप उसका डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन में मैं उसका डिस्क्रिप्शन दे दूँगी, आप उसको ज़रूर देखिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। लेकिन इस वीडियो को भी लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें हमने लंग कैंसर के बारे में सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि लंग कैंसर का मैनेजमेंट क्या होता है, क्या इम्यूनोथेरेपी से ठीक हो जाएगा, सर रेडिएशन का कितना रोल है, मैं बीड़ी नहीं पीता हूँ लेकिन मैं एक ऐसे एटमॉस्फेयर में काम कर रहा हूँ, या मेरा 2-3 बार सीटी स्कैन हुआ है तो मुझे लंग कैंसर होने के क्या चांसेस हैं। तो ये सारी बातें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लास्ट तक जरूर देखना। एंड प्लीज़ लोगों तक जरूर शेयर करो, क्योंकि शेयर करने से इन्फॉर्मेशन लोगों तक जाती है। तो कहीं ना कहीं वो कैंसर अवेयरनेस का पार्ट है, और अवेयरनेस, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कैंसर का क्योर है। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। कैंसर में हम कभी भी उसे ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उसे अर्ली डिटेक्ट करके उसका लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं। तो चलो आज इस वीडियो को डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ लंग कैंसर। सो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं डॉक्टर विक्रम का। डॉक्टर विक्रम, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आपका क्या एक्सपीरियंस है लंग कैंसर के बारे में, और थोड़ा सा मैं चाहती हूँ आप अपने बारे में भी इंट्रो दें इस वीडियो में। मैं डॉक्टर विक्रम सिंघल हूँ। आई एम अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड लंग कैंसर, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन कैंसर लंग कैंसर है, और इंडिया में भी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर्स में आता है। और जैसा कि बहुत सारे लोग, डॉक्टर रेखा ने बोला भी कि पहले ये था कि जो लोग स्मोक करते हैं, बीड़ी सिगरेट, उन्हीं को होता है। ऐसा नहीं है। अभी आजकल जो है, जो नई स्टडीज़ आ रही हैं उनके अकॉर्डिंगली जो पॉल्यूशन है दैट इज़ अगेन अ रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर। इसके साथ में अगर हम लंग कैंसर के और रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो उसके अंदर जेनेटिक कॉजेज़ भी बहुत कॉमन हैं। जैसे जैसे हमारी रिसर्चेज आगे बढ़ रही हैं तो ये पता लग रहा है कि बहुत सारे कैंसर्स, लंग इंक्लूडिंग लंग कैंसर, वो जीन्स में चेंजेस की वजह से भी होते हैं। ऐसी कुछ ऑक्यूपेशनल कैंसर रीजंस भी होते हैं, जैसे जो लोग कुछ खास ऑक्यूपेशन में, जैसे कि एस्बेस्टस, सिलिकॉन एक्सपोजर ज़्यादा होता है, उनके अंदर भी लंग कैंसर कॉमन है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इसमें थोड़ा सा बताएंगे कि प्राइमरी स्मोकर, सेकेंडरी स्मोकर, थर्ड हैंड स्मोकर क्या होते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि मैं स्मोक नहीं करता, मुझे नहीं होगा, लेकिन जो स्मोक नहीं कर रहे उनको भी हो रहा है। तो क्या रीज़न है? देखिए, जैसे कि प्राइमरी स्मोकर तो हम सब जानते हैं कि जो स्मोकिंग करेगा उसमें तो इंसिडेंस होगा ही। पैसिव स्मोकर्स या फिर सेकेंडरी स्मोकर्स वो होते हैं कि जो लोग, उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं और आप उनके बगल में बैठ के अगर स्मोक कर रहे हैं तो वो भी कैंसर के रिस्क पे रहते हैं। और टर्शरी स्मोकर्स हम उनको बोल सकते हैं कि अगर हमने स्मोक है जो उनके क्लोथिंग्स पे जो स्मोक लग गई है, उसके थ्रू जो कुछ कार्सिनोजेंस जो लंग्स पे पहुंच जाते हैं, उसकी वजह से जो कैंसर होता है उसे टर्शरी एक्सपोजर ओके। बोलते हैं। ओके। तो आपका मानना ये है कि जो बड़े बड़ी मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं या बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, उनमें लंग कैंसर ज़्यादा होगा, या बिल्कुल, गांव में रहने वालों में? बिल्कुल। ओके। जैसे मैंने बताया कि अब जो नई स्टडीज़ आ रही हैं उसमें पॉल्यूशन को एक डॉक्यूमेंटेड कॉज ऑफ लंग कैंसर बता दिया है, घोषित कर दिया है। इसका माने कि जो पॉल्यूशन है, जैसे कि दिल्ली मेट्रो सिटीज़ हैं या फिर मुंबई हो गया, वो वहाँ पे जो रहने वाले हैं दे आर मोर सस्पेक्टेबल फॉर लंग कैंसर। ओके। तो ऐसा कुछ है, डिफरेंस है कि मेल में ज़्यादा होगा, फीमेल में ज़्यादा होगा? मतलब जो हमारे मेल जेंडर है, फीमेल के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोन है? आई थिंक कहीं देखिए, ना कहीं वो स्मोकिंग ज़्यादा हाँ, करते हैं, तो हाँ, एक हाँ। रीज़न हो वो सकता है। स्मोकिंग एक रीज़न है कि मेल्स ज़्यादा स्मोकर होते हैं, राइट, इसलिए राइट। मेल्स में ज़्यादा और लंग कैंसर फीमेल का कॉमन कुछ है। ऐसा कोई फैक्टर है कॉमन जो जो
कोई ऐसी हैबिट जो उन्होंने बढ़ा दी है जिसकी वजह से फीमेल्स में भी बहुत ज़्यादा होने लगा है, ऐसा कुछ नहीं, है? ऐसा तो कुछ कोई नहीं है, स्पेसिफिक फैक्टर मतलब नहीं। कंपैरेटिवली मेल ज़्यादा प्रोन होते हैं एज कम्पेयर टू द फीमेल, बट फीमेल्स में भी होता है एंड रीज़न इज सेकेंडरी स्मोक एंड टर्सरी स्मोक, जो कि डॉक्टर साहब ने अभी एक्सप्लेन किया। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो गाँव वगैरह में रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो ऑक्यूपेशनल है, जो एनवायरमेंटल फैक्टर है लंग कैंसर को कराने का, वो कहीं ना कहीं गांव में रहने वालों के लिए वो कम होता है, तो वो कंपैरेटिवली सेफ होते हैं। एंड डॉक्टर साहब ये बताइए कि किसी को कैसे पता चलेगा कि ये माइट बी लंग कैंसर, ये फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो उन्हें इग्नोर नहीं करने चाहिए? देखिए, वैसे तो जैसे कि हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द कैंसर्स आर एसिम्प्टोमेटिक। इसको आप चाहे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट बोलें, बट मोस्ट ऑफ द कैंसर्स आर एसिम्प्टोमेटिक। बट फिर भी अगर जैसे किसी को लंग कैंसर है, तो अगर आपको ब्रेथलेसनेस होना या फिर मुंह से कभी खून आना या चेस्ट पेन होना, जिसमें कि आपने चेस्ट पेन हुआ, आपने ईसीजी को करवाया, उसमें कुछ नहीं लग रहा है, तो ऐसे केसेस में हमें आगे इसकी इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, लोग ना इसको टीबी से कंफ्यूज कर जाते हैं, मतलब लाइक हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, उससे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसे इग्नोर करते रहते हैं या फिर टीबी की दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। तो आपको लगता है कि कुछ ऐसा डिफरेंस है कि हमें कब सोचना है कि टीबी हो सकती है, कब सोचना है कि कैंसर हो सकता है? देखिए डॉक्टर रेखा, वो एक पुराना टाइम था हमारे हिसाब से, जब हमारी इन्वेस्टिगेशंस इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी। हम केवल एक्सरे कराते थे और हम सिम्टम्स के बेस पे उसको लंग कैंसर या फिर टीबी में कंफ्यूज होते थे। बट अभी हमारे पास बहुत लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशंस हैं, HRCT है। आज की डेट में हम लोग इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, प्रॉपर HRCT करवाते हैं, और उसमें हम रेडियोलॉजिकली भी उसको कंफर्म कर सकते हैं कि ये टुवर्ड्स लंग कैंसर जा रहा है या टुवर्ड्स टीबी जा रहा है। और उसके बाद भी अगर हमें कुछ कंफ्यूजन लगता है तो बायोप्सी करवा लेते हैं हम उसमें। ओके, बायोप्सी तो खैर मैंडेटरी है ही किसी भी कैंसर के ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको टीबी लग रहा है और आपने कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू करा रहे, नहीं, वो तो कंफर्म किया ही जाएगा। एंड ये कितने टाइप का होता है? कुछ ऐसा है कि पर्टिकुलर टाइप बहुत ख़राब हो और पर्टिकुलर टाइप बहुत अच्छा हो? ये लोगों को बड़ा डाउट रहता है कि हमारा ये कैंसर है तो क्या सर्वाइवल रेट है, वो थोड़ा सा ऐसे मुझसे इनडायरेक्टली क्वेश्चंस करते ही हैं। देखिए, ब्रॉडली डिवाइडेड लंग कैंसर 2 टाइप के होते हैं, एक स्मॉल सेल लंग कैंसर और एक नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर जो होता है वो अगेन 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, एक एडिनोकार्सिनोमा और एक स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। तो देखा जाए तो स्मॉल सेल लंग कैंसर थोड़े से ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं और नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर कंपैरेटिवली कम अग्रेसिव होते हैं। और नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर जिसके अंदर एडिनो और स्क्वामस कार्सिनोमा आता है, इन दोनों का ट्रीटमेंट एक तरह से होता है और स्मॉल सेल कार्सिनोमा का ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है। तो क्या बेसिकली सिर्फ यही 3 टाइप के हो सकते हैं या और भी हो सकते हैं? देखिए, ये 3 जो हैं ये मोस्ट कॉमन इटियोलॉजीज हैं। इसके सिवा तो बहुत सारे होते हैं जो हो सकते हैं, लाइक मतलब सार्कोमास हो सकते हैं, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स हो सकते हैं और एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमास, बहुत सारी हिस्टोपैथोलॉजीज हो सकती हैं। तो क्या डॉक्टर साहब ये हिस्टोपैथोलॉजी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट वेरी करता है, मतलब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बिल्कुल, डिफरेंट होते हैं क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, तो अगर जैसे आपने बताया स्मॉल का तो खैर अलग है, लेकिन एडिनो और स्क्वामस में ट्रीटमेंट डिफरेंट होते हैं, अर्ली स्टेज वर्सेस एडवांस स्टेज? देखिए, एडिनो और स्क्वामस में बेसिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेम होता है। जहाँ हम कीमोथेरेपी की बात करते हैं तो वहाँ पे कीमोथेरेपी की रिजिमेंट्स में थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस होता है। ओके, तो ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम ऐसे-ऐसे लंग कैंसर डायग्नोज हुआ है, ये है और कौन सी स्टेज होगी? कभी-कभी वो सिर्फ अपनी सीटी स्कैन की रिपोर्ट भेज देते हैं या फिर ज़्यादातर तो वो सीटी स्कैन की रिपोर्ट ही शेयर करते हैं। तो आप इसमें कुछ बताएंगे कि स्टेज हम कैसे पता करते हैं? क्या इन्वेस्टिगेशंस और हम ऐड करते हैं टू नो कि व्हाट इज़ द स्टेज फॉर द लंग कैंसर? देखिए, ये लंग कैंसर ही नहीं, किसी भी कैंसर की डायग्नोसिस में हमारे कुछ फेजेस होते हैं। नंबर 1 होती है बायोप्सी, जिसको हम बोलते हैं कि डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन कि ये कैंसर है या नहीं है। नंबर 2 आती है मेटास्टैटिक स्टेजिंग। इसका माने कि अगर ये मान लिया प्रूफ हो जाता है कि ये कैंसर तो है, अब ये किस स्टेज का कैंसर है। अब स्टेजिंग के कंपोनेंट्स जो होते हैं, जो हम नॉर्मल स्टेजिंग कर रहे हैं, उसको TNM स्टेजिंग बोलते हैं। T माने कि ट्यूमर साइज, N माने कि नोडल इन्वॉल्वमेंट एंड नोडल साइज एंड M माने मेटास्टेसिस। सिमिलरली लंग कैंसर के अंदर भी हम TNM स्टेजिंग कर रहे हैं। इसमें साइज ऑफ ट्यूमर के अकॉर्डिंगली 3 सेंटीमीटर, 3 to 5, 5 to 7 या मोर देन 7, प्लस आसपास के स्ट्रक्चर्स को उसने इन्वॉल्व कर लिया है, माने किसी ट्यूमर ने डायफ्राम को इन्वॉल्व कर लिया है, प्लूरा को इन्वॉल्व कर लिया है, पेरिकार्डियम यानी कि हार्ट की वेसल्स, हार्ट को इन्वॉल्व कर लिया है, आसपास की वेसल्स को इन्वॉल्व कर लिया है। इसके तो T स्टेजिंग बनती है।
फिर ओके। आती है एन स्टेजिंग। एन स्टेजिंग का मतलब होता है कि किन नोड्स को इन्वॉल्व करा है। अगर कैंसर ने एकदम अपने नज़दीक वाली नोड्स को इन्वॉल्व करा है तो N1 बोलते हैं। अगर कैंसर ने अपने दूर वाली यानी कि मीडिएशनल सेंट्रल नोड्स को इप्सिलेटरल सेम साइड को इन्वॉल्व करा है तो N2, अदरवाइज अगर डिस्टेंट नोड्स को इन्वॉल्व करा है तो N3 बोलते हैं। पर अगर कैंसर इन सबसे बाहर निकल के और डिस्टेंट साइट्स जैसे कि बोन, लिवर, ऐसी जगहों पे पहुंच जाता है तो इसको मेटास्टेसिस यानी कि एम स्टेज बोलते हैं। तो इन तीनों को मिला के हम कैंसर की स्टेजिंग TNM स्टेजिंग जिसको बोलते हैं वो बनाते हैं। गॉट इट। तो आप मुझे ये बताइए, क्या जो सर्वाइवल रेट होता है, सभी जानते हैं कि अर्ली स्टेज का बहुत अच्छा होता है, लेट का बहुत ख़राब होता है, तो क्या मेल और फीमेल में सर्वाइवल का डिफरेंस आता है क्या? नहीं, मेल ऐसा कोई नहीं है, डिफरेंस। मतलब मेनली स्टेज पे डिपेंड करता है सर्वाइवल रेट। जिसका जितना अर्ली स्टेज का होगा उसका सर्वाइवल अच्छा होगा, पेशेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स भी उसमें अच्छा काम करेंगे। जिसका एडवांस होगा उसका सर्वाइवल रेट थोड़ा कम होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट आर द रेड फ्लैग साइन और सिम्टम्स ऑफ द लंग कैंसर, तो वो क्या है? देखिए, अलार्मिंग सिम्टम्स तो सबसे ज़्यादा है अगर आपके मुंह से खून आता है, लॉन्ग कफ है, काफ़ी लंबे समय से आपको खांसी हो रही है, मुंह से खून आ रहा है, और आपका एक वेट लॉस जो है बहुत ज़्यादा वेट लॉस 5 to 10 केजीज़ आपने 3 से 6 महीने के अंदर अगर लूज़ कर दिया है तो फिर आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ओके। तो इसका आप मुझे थोड़ा सा आइडिया देंगे कि हाउ वी डायग्नोज स्टेप वाइज, कि लाइक ये टेस्ट हम कराते हैं टू डायग्नोज द लंग कैंसर? देखिए, सबसे पहले अगर आपको कैंसर सस्पेक्ट है तो कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई स्कैन कराया होगा। उस स्कैन में अगर कोई ट्यूमर आ रहा है तो नंबर 1 हमें उस ट्यूमर की बायोप्सी करनी है। कैंसर की बायोप्सी 2 टाइप से हो सकती है। अगर कैंसर आउटर पेरिफ्री के साइड में कैंसर है तो हम CT स्कैन की मदद से उसकी इमेज लेके उसकी बायोप्सी कर सकते हैं। अगर वो कैंसर सेंट्रल है यानी कि बीच के एरिया का कैंसर है, उस केस के अंदर हम ब्रोंकोस्कोपी गाइडेड बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी करने से हमें पता लगता है कि कैंसर का प्रकार क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था, स्मॉल सेल है, नॉन स्मॉल सेल है, नॉन स्मॉल सेल में एडिनो है या स्क्वामस है। इसके लिए हम बायोप्सी सैंपल के ऊपर कुछ एडिशनल टेस्ट जिसको हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री है वो लगाते हैं। उससे हमें पता लगता है कि कैंसर का टाइप कौन सा है। जब एक बार हमारी कैंसर की डायग्नोसिस बन जाती है फिर हम ये देखते हैं कि वो कैंसर किस स्टेज में है, कितना फैला हुआ है। उसके लिए अगर आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है तो या फिर जो सेंटर्स छोटे हैं वहाँ पे नॉर्मली हम CT स्कैन चेस्ट, एब्डोमेन करा लेते हैं। अगर कोई सेंटर है जिसके पास फैसिलिटीज़ हैं तो आइडियली पेट CT हम करवाते हैं, होल बॉडी पेट CT, जिससे हमें पता लग जाता है कि कैंसर शरीर में कितना फैला हुआ है। जब ये वर्कअप हो जाता है इसके बाद हम ट्रीटमेंट से रिलेटेड वर्कअप जिसके अंदर नॉर्मल ब्लड काउंट, CBC, LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, 2D इको, ECG और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ये नॉर्मल टेस्ट कराते हैं ये देखने के लिए कि ये पेशेंट की फिटनेस क्या है और पेशेंट आगे ट्रीटमेंट लेने के लिए कितना एलिजिबल है। गॉट इट। तो जो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, जैसे कि आपने बोला कि हिस्टोपैथोलॉजी पे डिपेंड करता है, स्टेज पे डिपेंड करता है, तो एक आप ब्रीफ आइडिया देंगे कि बेसिकली ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, स्टेज वाइज कैसे प्रोटोकॉल डिसाइड होते हैं, क्या हमें देना होता है, और देखिए, इम्यूनोथेरेपी का क्या अर्ली स्टेज में रोल है, ये भी आप प्लीज़ हमें बताइएगा। जैसा मैंने बताया कि कैंसर स्मॉल सेल और नॉन स्मॉल सेल 2 भागों में है, तो आज हम नॉन स्मॉल सेल की बात करते हैं। नॉन स्मॉल में एडिनोकार्सिनोमा और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा आता है। अगर हम अर्ली स्टेज कैंसर्स की बात करें, स्टेज 1, 2 या फिर कुछ केसेस स्टेज 3 में, और उन केसेस में अगर सर्जिकल रिजेक्शन हो सकता है तो हम प्रेफर करते हैं कि हम उन पेशेंट्स की सर्जरी कर दें। सर्जरी करने के बाद अगर बहुत ही अर्ली स्टेज कैंसर है तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं स्टेज 1A है। अदरवाइज अभी अगर स्टेज 1B या फिर 3 के बीच में है तो इसके अंदर हमें देखना है कि अर्ली स्टेज में कीमोथेरेपी देनी नहीं देनी। उसके लिए अर्ली स्टेज 1 और 2A में कुछ इंडिकेशंस हैं। अगर हाई रिस्क पेशेंट है तो वहाँ हम कीमोथेरेपी भी ऐड करेंगे, अदरवाइज 2B और 3 के ऊपर तो कीमोथेरेपी देनी ही है। इसके तो सिवा ये आप बता रहे हैं कि सर्जरी होने के बाद, सर्जरी होने के बाद, और इसके सिवा डॉक्टर रेखा अभी अर्ली स्टेज कैंसर में भी इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी का रोल आ गया है। अगर हम स्टेज 1B के ऊपर कैंसर है, इसके अंदर हम EGFR स्टेटस करवाते हैं जो सर्जरी का स्पेसिमेन है उस पर, प्लस PD-L1 करवाते हैं। अगर EGFR स्टेटस पॉजिटिव आता है तो उस केस के अंदर हम 3 साल की मेंटेनेंस टैबलेट ओसेमाटिनिब दी जाती है।
अगर 3 साल के लिए? 3 साल के लिए ओके। अगर ईजीएफआर स्टेटस निगेटिव आता है और पीडीएल1 पॉजिटिव आता है, उन केसेस के अंदर 1 साल के लिए इंजेक्शन एटिजोलिमुमैब, जो कि एक इम्यूनोथेरेपी है, वो दी जाती है। और स्टडीज़ और ट्रायल्स में ये देखा गया है कि टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के ऐड करने से जो कैंसर का प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। सॉरी डॉक्टर साहब, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ, बट प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल से क्या मतलब है? लोगों को समझ नहीं आएगा ये बात। तो प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल एंड ओवरऑल सर्वाइवल, 2 वर्ड यहाँ पे थोड़ा सा आप डिफाइन कर दीजिए। देखिए, कोई भी कैंसर है उसको हम अगर लॉन्ग टर्म तक फॉलो अप करेंगे तो स्टडीज़ कहती हैं कि कुछ कैंसर्स जो हैं वो 2 साल में प्रोग्रेस कर जाते हैं, कुछ कैंसर्स 4 साल में प्रोग्रेस कर जाते हैं, कुछ 5 साल में प्रोग्रेस कर जाते हैं इलाज होने के बाद भी। तो उसको बोलते हैं कि कितने समय तक, हमने अगर आज पेशेंट का इलाज करा तो कितने समय तक उसका कैंसर में कोई प्रोग्रेशन नहीं हुआ, उस समय को बोलते हैं प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल। एंड ओवरऑल सर्वाइवल? ओवरऑल सर्वाइवल देखिए, हर कैंसर में जो हमारे ट्रायल्स हुए हैं, जो हमारी स्टडीज़ हुई हैं, उसके अनुसार इन्होंने पता लगाया है कि इस हर एक कैंसर में एक फिक्स टाइम होता है कि मान लिया ये पेशेंट 5 साल, कितने % पेशेंट 5 साल तक जी गए, उसको हम 5 इयर्स ओवरऑल सर्वाइवल बोला जाता है। जैसे कि मान लिया मैंने बोला एक कैंसर है कोई ए, इसके अंदर 40% 5 ईयर ओवरऑल सर्वाइवल है। इसका माने कि ये देखा गया है कि इस स्टेज में, इस कैंसर में 40% पेशेंट 5 साल तक जिए हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि अर्ली स्टेज में भी इम्यूनोथेरेपी का रोल है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक अफोर्डेबिलिटी बहुत बड़ा इशू होती है इम्यूनोथेरेपी के लिए। तो अगर जो नहीं ले रहे हैं तो उन पे कुछ मतलब कुछ और अल्टरनेटिव बेस्ट ऑप्शन कुछ ऐसा है कि वो क्या कर सकते हैं? हर कोई तो इम्यूनोथेरेपी नहीं टॉलरेट करेगा। देखिए, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है, हाँ। क्योंकि जो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं वो सारी गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं, आइडियल सिचुएशन में बात कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा, ये बिल्कुल सही है, इम्यूनोथेरेपी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, सारे पेशेंट्स इम्यूनोथेरेपी नहीं ले पाते हैं। उस केसेस में हम लोग उन पेशेंट्स को, अगर हमें लगता है कि रिस्क फैक्टर में है, तो कुछ एडिशनल कीमोथेरेपी साइकिल्स जो मेंटेनेंस में है वो देते हैं। राइट। यहाँ पे मैं ना डॉक्टर विक्रम की तरफ से एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि जो लोग सर्जरी के लिए नहीं होते हैं फिट कैंडिडेट वेरी अर्ली स्टेज में, वहाँ पर रेडिएशन का भी रोल आता है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि मैंने आपको अभी तो ये बताया कि सर्जरी इज़ प्रिफर्ड इन अर्ली स्टेजेस। जिन पेशेंट की सर्जरी नहीं हो पा रही है, माने कि कारण क्या है, या तो पेशेंट की ओल्ड एज है, या पेशेंट की बहुत ज़्यादा कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, यानी कि पेशेंट को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है, या फिर अगर ट्यूमर सेंट्रल लोकेशन में है। जो पेरिफेरल लोकेशन ट्यूमर है, यहाँ पे तो कोई ऑर्गन है नहीं, बट सेंट्रल लोकेशन में आपकी बहुत सारी नसें हैं, वेसल्स हैं, हार्ट है। उन पेशेंट्स के अंदर हम रेडिएशन को देते हैं। रेडिएशन भी 2 टाइप से होती है। अगर बहुत ही अर्ली स्टेज कैंसर होता है तो उसमें हम स्टीरोटैक्टिक एब्लेशन कर सकते हैं, और अगर थोड़ा सा एडवांस स्टेज है 1B या 2, तो उसमें कीमोथेरेपी के साथ में रूटीन रेडियोथेरेपी भी दे सकते हैं। लेकिन इन केसेस के अंदर जहाँ पे हम कीमोथेरेपी के साथ में रेडिएशन दे रहे हैं, वहाँ पे फिर 1 साल का मेंटेनेंस इम्यूनोथेरेपी हमें देना होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इतना अच्छा बताया कि अर्ली स्टेज नॉन स्मॉल सेल में क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, काफ़ी आप लोगों को काफ़ी कुछ आइडिया लगा होगा। अभी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि अगर ये मेटास्टेटिक हो जाए, मतलब स्टेज 4 अगर ये हो जाता है नॉन स्मॉल सेल, तब क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं और वो कैसे अप्रोच करते हैं? देखिए, मैं आपको इसी क्वेश्चन के ऊपर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखिए, कैंसर स्टेज 4 कब होता है? जब मान लिया एक कैंसर लंग का है, लंग में एक कैंसर है, अगल बगल नोड्स भी हैं, अगर वो कैंसर लिवर में भी आ गया तो इसका माने क्या है? वो कैंसर लिवर में लंग से डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता, कोई तरीका नहीं है कि वो लंग से लिवर में डायरेक्ट पहुंच जाए। या फिर अगर हड्डी में आ गया तो कोई तरीका नहीं है कि वो हड्डियों में पहुंच जाए। अगर वो लंग से लिवर या बोन्स में आया है तो मतलब थ्रू ब्लड आया है, यानी कि कैंसर के जो सेल्स हैं ब्लड में शेड हो गए हैं और वो अब ब्लड के थ्रू बॉडी में फैलना शुरू कर रहे हैं। अब लोग, कई बार क्या होता है कि लिवर में कैंसर है तो लिवर में लोकल ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर स्टेज 4 एडवांस कैंसर होता है, उसके अंदर सिस्टमिक थेरेपी इज़ द ओनली ट्रीटमेंट, यानी कि आपको जो भी ट्रीटमेंट लेना है वो या तो ओरल टैबलेट्स की फॉर्म में लेना है या कीमोथेरेपी की फॉर्म में लेना है। हाँ, अगर आपका कैंसर हड्डियों में पहुँचता है, रीढ़ की हड्डी में पहुँचता है, या फिर फीमर बोन पे पहुँचता है, नेक ऑफ फीमर पे, जहाँ पे कि हमें फ्रैक्चर होने का खतरा है,
या फिर कोई नर्व कंप्रेस हो रही है, उस केस में हम कुछ साइकिल्स लोकल रेडिएशन की दे सकते हैं। या फिर अगर किसी ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पे हमें लग रहा है कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो हम लोकल रेडिएशन दे सकते हैं। अदरवाइज स्टेज 4 मेटास्टेटिक डिजीज़ के अंदर आपको सिस्टमिक ट्रीटमेंट ही जो उसका मेन ट्रीटमेंट मोडेलिटी है। और अगर सिस्टमिक ट्रीटमेंट की बात करें तो आजकल लंग कैंसर के अंदर अगर हमें लगता है कि स्टेज 4 डिजीज़ है, तो हम जो उनका बायोप्सी सैंपल होता है उसके ऊपर कुछ मॉलिक्यूलर टेस्ट करवाते हैं, जीनोम एनालिसिस करवाते हैं, या फिर इसको नेक्स्ट जीन सीक्वेंसिंग भी कहते हैं। आजकल हमारे पास बहुत सारी टारगेटेड म्यूटेशंस आ गई हैं। अगर वो हम एनजीएस की रिपोर्ट करवाते हैं, अगर उसके अंदर कुछ म्यूटेशंस पाई जाती हैं, तो हमारे पास ओरल टैबलेट्स अवेलेबल हैं। और ये ओरल टैबलेट्स फिनेंशियली भी सस्ती हैं, प्लस लॉजिस्टिकली भी पेशेंट के लिए अच्छा है, प्लस इनका रिस्पॉन्स जो है वो कीमोथेरेपी से बेटर है अगर वो म्यूटेशंस हमारे पास में आ रही हैं। जिन पेशेंट्स के ये म्यूटेशंस नहीं आती हैं, उस केस में हम PDL1 करवाते हैं, जिसको हम इम्यूनोथेरेपी के लिए चेक करते हैं। अगर PDL1 भी निगेटिव आता है तो उस केस में हम केवल कीमोथेरेपी देते हैं। ओके, तो ये जो प्रोटोकॉल आपने बताया ये मेटास्टैटिक स्क्वैमस एंड एडिनो दोनों के लिए बिल्कुल है? बिल्कुल। अच्छा, इससे कोई वेरिएशन नहीं होगा। एंड सेकेंड, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया स्टेज 4 का मतलब होता है कि चाहे बीमारी लिवर में गई हो, ब्रेन में गई हो या हड्डियों में गई हो। हड्डियों में बहुत बार ऐसा होता है कि बीमारी हमारी ऐसी स्पाइन की बात करूं या फिर लेग्स की बात करूं, ऐसी जगहों पे होती है जहां फ्रैक्चर होने का बहुत डर होता है। तो ऐसी सिचुएशन में पैलिएटिव रेडियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये एक स्टेज 4 ट्रीटमेंट का पार्ट होता है कि जहाँ पे रेडिएशन का बहुत या बड़ा अगर ब्रेन रोल है। में गई हो हाँ, तो उस केस में हम ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले होल ब्रेन रेडिएशन प्रिफर करते हैं अगर सिम्टोमेटिक डिजीज है तो। राइट, क्योंकि ये पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन रखता है। अब डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने नॉन स्मॉल सेल के बारे में इतना अच्छे से बताया, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप स्मॉल सेल लंग कैंसर के बारे में भी बताएं कि क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके लिए। देखिए, स्मॉल सेल लंग कैंसर थोड़ी सी एग्रेसिव हिस्टोपैथोलॉजी है, और इसमें जो सेल्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वो बहुत ही पुअर होता है। इसलिए नॉर्मली ये ट्यूमर्स जो होते हैं ये एडवांस स्टेज में डायग्नोज होते हैं। इनकी स्टेजिंग को हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो लिमिटेड स्टेज और एक्सटेंसिव स्टेज में डिवाइड करते हैं। अगर लिमिटेड स्टेज की डिजीज़ है तो उस केस में अगर बहुत ही अर्ली स्टेज है, बहुत ही कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे कि हम सर्जरी कर सकते हैं। अदरवाइज लिमिटेड स्टेज डिजीज़ के अंदर हम कीमोथेरेपी के साथ में रेडियोथेरेपी देते हैं, इसे कंकरेंट CCRT बोलते हैं। और अगर एक्सटेंसिव स्टेज डिजीज़ है, एक्सटेंसिव स्टेज डिजीज़ माने कि जो कि रेडिएशन के एक पोर्टल में ना आ पाए या फिर जिसका मेटास्टेसिस यानी कि बॉडी में फैल गई हो, उस केस में हम उसको कीमोथेरेपी के कुछ साइकिल्स देते हैं, और उसके साथ में अगर ज़रूरत होती है तो आगे रेडिएशन थेरेपी भी देते हैं। और अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो प्रोफाइलेक्टिकली ब्रेन को रेडिएशन दी जाती है। इसके बाद एक्सटेंसिव स्टेज के अंदर 1 साल का मेंटेनेंस इम्यूनोथेरेपी दिया जाता है। राइट, तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे कि ये स्मॉल सेल लंग कैंसर नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर से क्यों है मतलब लाइक एग्रेसिव, इसका क्या ऐसा बायोलॉजी होता है, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। देखिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन आपने पूछा है, मुझे नहीं लगता कि कितने व्यूअर समझ पाएंगे, लेकिन अगर आप टेक्निकल बात कर रहे हो तो जो सेल डिवाइड करता है तो सेल में माइटोसिस होता है, एक फिनोमेना होता है माइटोसिस। तो कितना ज़्यादा माइटोसिस हो रहा है उतना ज़्यादा सेल डिवीजन हो रहा है। उसको अच्छा। देखने के लिए हमारे पास एक इंडेक्स होता है जिसको बोलते हैं KI67 इंडेक्स। तो जितना KI67 इंडेक्स, अगर आप कोई भी हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट देखोगे तो उसमें नीचे KI67 की वैल्यू दे रखी होगी। जिन ट्यूमर्स में KI67 की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है यानी कि वो ट्यूमर्स उतने ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। तो स्मॉल सेल के अंदर KI67 काफ़ी हाई होता है, और इस कारण से उसके सेल्स बहुत रैपिडली डिवाइडिंग होते हैं, इसलिए वो इतना एक्सटेंसिव होता है। और उसकी जो हिस्टोपैथोलॉजी है वो सेल्स, जिन सेल्स से वो ओरिजिनेट करता है वो स्मॉल सेल्स होते हैं। ओके, इसको मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ आपको। डॉक्टर साहब एक्चुअली क्या बताना चाह रहे हैं, डॉक्टर साहब का कहना ये है कि ये जो स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है ये नॉन स्मॉल सेल के कंपैरिजन में बॉडी में बहुत रैपिडली स्प्रेड हो जाता है। इसमें मेटास्टेसिस के चांसेस बहुत हाई होते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ सेल ज़्यादा डिवाइड हो रही है तो ज़्यादा बॉडी में अदर पार्ट्स में जा सकती है, तो इसलिए थोड़ा काइंड ऑफ बैड प्रोग्नोसिस में आता है। बट इसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है, राइट? ट्रीटमेंट को बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड करते हैं। इनिशियल रिस्पॉन्स अच्छा हो सकता है, क्योंकि जो जितना फास्टली डिवाइडिंग ट्यूमर होगा वो उतना अच्छा ट्रीटमेंट पे रिस्पॉन्स करेगा। बट अगर हम ओवरऑल लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स की बात करें तो वो पुअर होगा। ओके,
तो जैसे कि आपने पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताया कि इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी एंड आपने ओरल टैबलेट्स के बारे में भी बताया, तो क्या साइड इफेक्ट प्रोफाइल में वेरिएशन है सभी के? देखिए, जो ओरल थेरेपीज हैं उनको हम टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर TKIs कहते हैं। तो हालांकि वो भी एक तरह से देखा जाए तो कीमोथेरेपी की तरह ही होती हैं, बट उनका टॉक्सिसिटी प्रोफाइल इतना ज़्यादा एडवर्स नहीं होता जैसे कीमोथेरेपी का होता है। उसमें भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मोस्ट ऑफ द TKIs का साइड इफ़ेक्ट जो होता है वो स्किन रैशेस हो जाते हैं, लूज मोशंस हो जाते हैं, कुछ नौजिया भी करते हैं, बट दे आर ग्रेजुअल, वो धीरे धीरे करके आता है और पेशेंट की टॉलरेंस कीमोथेरेपी से कहीं बेहतर होती है। राइट। अच्छा, जैसे कि आपने बताया था कि स्टेज 4 में हमें ये थेरेपीज़ देनी है, तो उसका क्या प्रोटोकॉल है? वो कब तक चलेंगी? लाइफ लॉन्ग चलती रहती है? क्योंकि स्टेज 4 ज़्यादा लोगों का मानना होता है कि ठीक तो होता नहीं है, तो उसका ट्रीटमेंट कब तक लेना है? क्या बिल्कुल क्राइटेरिया बिल्कुल, है? जैसा आपने बताया कि स्टेज 4 कैंसर आर इनक्योरेबल, तो इसमें हम जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो जब तक की लाइफ है तब तक की वो ट्रीटमेंट चलेगा। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है, बट दिस इज़ द फैक्ट। और या फिर जब तक पेशेंट को टॉक्सिसिटी नहीं हो रही है। बहुत ही कम ऐसे पेशेंट होते हैं, बहुत ही रेयर ऐसे पेशेंट्स होते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि अगर बहुत ही ड्रामेटिक रिस्पॉन्स आ गया है और पेशेंट के टॉक्सिसिटी हो रही है, उस केस में हम कुछ पीरियड के लिए ट्रीटमेंट फ्री इंटरवल दे सकते हैं, बट अमूमन ऐसा नहीं होता है। राइट। मतलब कुल मिला के लगातार ट्रीटमेंट लेते रहना है जब तक आप उसको टॉलरेट कर पा रहे हैं या बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि हमने कार्सिनोमा लंग का मैक्सिमम पार्ट कवर कर लिया है डॉक्टर साहब के साथ। इसके अलावा फिर भी अगर किसी कोई पर्टिकुलर चॉइस के क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि डॉक्टर साहब भी उनका रिप्लाई दें, अदरवाइज़ मैं उनसे डिस्कस करके ड्रॉप कर दूँगी रिप्लाई। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर विक्रम, इतना अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।